राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। आपने अपनी हिस्ट्री की किताब में जरूर पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में भी है, 12वीं क्लास में भी है। असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था हिंद स्वराज, 1909 में। उसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर दिया जाए तो उनका शासन भारत में 1 साल में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा था। आप जानते हैं कि चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सेना में हो या उनके दफ्तर हो, कार्यालय हो, वहां पर जितने भी काम किए जाते थे, यहां तक कि उनकी शेविंग बनाने का काम भी या घर में काम करने का काम भी भारतीयों द्वारा किया जाता था। इसलिए महात्मा गांधी का मानना था कि अगर इनको अंग्रेजों को सहयोग न किया जाए तो 1 साल के भीतर भीतर अपने को स्वराज मिल जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि रखी थी। सबसे पहले दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली, असहयोग आंदोलन की मंजूरी दी गई और इस तरह से जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब कोई सा ही प्रोग्राम किया जाता है, आंदोलन चलाया जाता है, तो उसको कुछ ना कुछ चरणबद्ध तरीके से काम करना पड़ता है। महात्मा गांधी भी चाहते थे कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से शुरू हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए। इसलिए महात्मा गांधी ने सबसे पहले यह कहा कि अंग्रेजों द्वारा जो पदवियां दी गई हैं भारतीयों को, वो पदवियां उनको वापस लौटा दी जाएं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों का, स्कूल कॉलेजों का, विधायी परिषदों का, सेना का और अन्य जो सरकारी कामकाज है, उन सभी का जो है बहिष्कार करना चाहिए। ये महात्मा गांधी चाहते थे चरणबद्ध तरीके से यह आंदोलन आगे बढ़े। अब सबसे पहले असहयोग आंदोलन में शहरी मध्यम वर्ग ने अपनी भूमिका निभाई। शहरी मध्यम वर्ग के द्वारा ही यह आंदोलन आगे बढ़ा था। अब शहरी मध्यम वर्ग के लोगों ने इसमें किस तरह से अपना योगदान दिया, तो अपना ये टॉपिक हो सकता है कि शहरी मध्यम वर्ग का क्या योगदान रहा। तो शहरी मध्यम वर्ग का योगदान यह रहा कि यहां पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों ने, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया और वहां पर जो अध्यापक थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने बड़ी संख्या में स्कूलों में अपने इस्तीफे दे दिए और अदालतों में वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। इस तरह से वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। मद्रास, जिसको वर्तमान में हम चेन्नई बोलते हैं, तो उसके प्रांतों में इसका सिर्फ मद्रास प्रांत को छोड़कर जो अन्य प्रांत थे, उन सभी अन्य प्रांतों में विधायी जो चुनाव होते हैं, परिषदों के चुनाव होते हैं, उन विधायी परिषदों के चुनाव का बहिष्कार किया गया। और इस प्रकार से ये आंदोलन स्टेप बाय स्टेप, जैसे महात्मा गांधी चाहते थे, वैसे आगे बढ़ने लगा। महात्मा गांधी के द्वारा इतना बड़ा आंदोलन चलाया गया। अब उस आंदोलन के कुछ तो प्रभाव पड़ने ही थे, तो कई प्रभाव पड़े उस आंदोलन के, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो पड़ा वो था जिसको हम लिख सकते हैं आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव क्या पड़े इनके आंदोलन के, तो आप लोगों को जैसे पता है कि इसमें विदेशी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में बहिष्कार किया गया और स्वदेशी कपड़ों को, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। ठीक है, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, शराब की दुकानों पर धरने देना, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो इस वजह से 1921 से 1922 के बीच जो आयात है विदेशी कपड़ों का, विदेशी वस्तुओं का आयात घटकर आधा रह गया। ऐसा माना जाता है कि 102 करोड़ रुपए का व्यापार था, वो घटकर मात्र 57 करोड़ रुपए का रह गया। और जब विदेशी वस्तुओं को नुकसान हुआ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, तो भारत में जो बनी हुई वस्तुएं हैं, भारत के जो कपड़े हैं, लोग उनको खरीदने लगे और उनको खरीदने के कारण भारत के जो हथकरघा मिलें थी या खादी उद्योग थे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला, उनका उत्पादन बढ़ने लगा। अब इसके बाद हम आते हैं आपके लिए ये असहयोग आंदोलन अच्छा चल रहा था, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थी। सीमाओं को हम दोष भी बोल सकते हैं या कमियां भी बोल सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए मान लो परीक्षा में कि असहयोग आंदोलन की सीमाएं क्या थी,
असहयोग आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ने लगा। तो इसके कारण क्या थे, इसके वजह से ये कमजोर पड़ा। तो इसके कुछ कारण थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विदेशों से कपड़े बनकर आते थे, वो विदेशों में कपड़े जो होते थे वो मशीनों से बने हुए होते थे, उनकी लागत कम होती थी, और भारत में जब उनको बेचा जाता था तो काफी सस्ते होते थे और आकर्षक भी होते थे, सुंदर भी होते थे। लेकिन जो भारत के कपड़े थे, यानी कि मुख्य रूप से खादी, तो खादी क्या है, बड़ी महंगी होती थी और भारत के गरीब लोग जो है खादी नहीं खरीद पाते थे। तो इसलिए थोड़े समय तक तो उन्होंने खादी को खरीदना शुरू किया, लेकिन बाद में वो लोग विदेशी कपड़ों की ओर वापस चले गए, विदेशी कपड़ों को खरीदना उन्होंने शुरू किया। यह पहली सीमा या पहला दोष था या पहली कमी थी जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। दूसरा वाला कारण था कि जैसे आप लोगों को बताया अभी हाल मैंने कि शिक्षण संस्थाओं को बहिष्कार किया गया, वकीलों ने अदालतों में जाना छोड़ दिया, तो ये सब तो कर दिया, लेकिन भारतीय लोगों के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी कि जैसे स्कूलों के अलावा कोई नए स्कूल खोले गए हों या अदालतों का काम कहीं और हो सके। तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण थोड़े ही समय में जो विद्यार्थी स्कूल और कॉलेज छोड़कर गए थे उनको मजबूरी में वापस स्कूल और कॉलेजों में आना पड़ा, और जो अध्यापक या हेडमास्टर थे उनको भी स्कूल में वापस आना पड़ा। और इसके अलावा जो वकील थे, वकील बेरोजगार हो गए, तो बेरोजगार होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, तो इसलिए थोड़े समय बाद ही वकीलों को भी अदालतों में आना पड़ा। और इस तरह से धीरे धीरे जो आंदोलन जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन ये कुछ कमियां थी जिसकी वजह से आंदोलन जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको मैं असहयोग आंदोलन के बारे में पूरा डिटेल में बता देता हूं। यह आपके 10वीं क्लास में भी है, 12वीं क्लास में भी है, और आगे की क्लासों में भी आपके जो है एक काम का रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब इसमें असहयोग आंदोलन में बहुत सारे लोग शामिल थे, पूरे भारत के लोग शामिल हुए, और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे शामिल हुए जिनका उद्देश्य अलग अलग था। उनके अलग अलग उद्देश्यों के कारण वो असहयोग का आजादी का मतलब कुछ और ही समझ रहे थे, और इस तरह से उनकी समझ के आधार पर उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जैसे मैंने आपको मध्यम वर्ग का बताया था भैया। अब दूसरे जो वर्ग का नाम मैं बता रहा हूं आपको, वो थे आदिवासी लोग। आदिवासी जो जंगलों में रहते थे मुख्य रूप से, उनका सारा काम जो होता था वो जंगलों से ही होता था, जैसे जलाने के लिए लकड़ी या औषधियां या अन्य जंगल के उत्पाद या उनके जानवरों को चराना, ये सारे काम जंगलों पर होते थे। अब जंगलों में उनका जाना जो है अधिनियम बना दिया था अंग्रेजों ने, वन अधिनियम, और उसके बाद उनका वहां पर जाना बंद हो गया था। तो इसलिए आदिवासी लोग शामिल हुए इस आंदोलन में, क्योंकि उनको लगता था कि अगर असहयोग आंदोलन जो है सफल रहा तो उनको जंगल में जाने के जो परंपरागत अधिकार थे वो अधिकार उनको वापस से मिल जाएंगे। मतलब उनको आजादी से मतलब नहीं था, उनका आजादी का मतलब यही था कि उनको जंगल में जो परंपरागत अधिकार है वो उनको वापस मिल जाएंगे। अब आदिवासियों के बाद आते हैं हम जो है अन्य कैटेगरी पर, जिसको बोलते हैं हम बागान मजदूर। अब बागान मजदूर तो आप लोग जानते ही हैं। बागान मजदूरों को अंग्रेज लोग काम पर रखा करते थे और वादा किया जाता था कि कुछ समय बाद उनको जो है उनके गांव जाने दिया जाएगा, वो अपने गांव वालों से मिल सकेंगे। लेकिन एक बार बागान मजदूर अगर बागान में काम करना शुरू कर देते थे तो उसके बाद उनको एक तरह से बंधुआ मजदूर हो जाते थे। वो अपने गांव वालों से संपर्क नहीं रख पाते थे, अपने गांव वालों से मिल भी नहीं पाते थे और सालों गुजर जाते थे। तो बागान मजदूर तो सिर्फ इस आंदोलन में इसलिए शामिल हुए कि गांधी राज आने वाला है और अगर सफलता मिली तो वो अपने गांव जा पाएंगे और अपने घर वालों से संपर्क रख पाएंगे, और गांधी राज आएगा तो उनको अपने गांव में जमीनें मिल जाएंगी और इस तरह से वो आजाद हो जाएंगे। उनके लिए आजादी का मतलब इतना ही था। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया आंदोलन असहयोग का मतलब बताया, सहयोग नहीं करना। इसके अलावा बताया आप लोगों को कि इसके कार्यक्रम क्या क्या थे। आपको यही बताया कि इस आंदोलन की सीमाएं या इस आंदोलन की कमियां क्या थी। यह आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1921 में यह आंदोलन शुरू हुआ था और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें इसके असहयोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। मैं आपसे पहले भी बताया था, अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आती है तो आप
वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लें, रिवाइंड करके एक बार देख लें, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया है तो, और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अपने वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे, जो आपके सिर्फ 10वीं या 12वीं क्लास तक नहीं और आगे तक भी आपको जो है बढ़ाने में मदद करेंगे। आपकी कंपटीशन परीक्षाओं में काम आएंगे। और वीडियो जो है वो 10वीं 12वीं क्लास तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम जो करंट नॉलेज है, करंट अफेयर है, उन करंट अफेयर के बारे में भी जल्दी ही नया वीडियो बनाएंगे और आपको करंट अफेयर के बारे में भी बताएंगे, जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ती रहेगी। बढ़ेगा ज्ञान तभी तो बढ़ेगी पहचान।